12 मई को डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लगातार दूसरी बार। एक नंबर याद रखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा पहली बार असम विधानसभा में 13 मई को चुने गए थे। उसके बाद के 25 साल में उन्होंने अपने पार्टी के लिए जो भी चुनाव लड़ा, एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं। और 2006 से असम में जिस भी पार्टी में रहे, उसके चुनाव अभियान के मुख्य रणनीतिकार वही रहे। 2015 तक कांग्रेस के लिए, उसके बाद से बीजेपी के लिए। 2011 में उन्होंने कांग्रेस को इस सदी का सबसे बड़ा आंकड़ा दिलाया, सबसे बड़ा जीत, 78 सीटें। उस जीत के पीछे रणनीतिकार वही थे, लेकिन श्रेय उन्हें उस वक्त के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ बांटना पड़ा। चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा गया था। 2016 और 2021 में जब बीजेपी सत्ता में आई, तब भी मुख्य रणनीतिकार वही थे, लेकिन फिर भी चेहरा वो नहीं थे। बीजेपी ने हर बार 60 सीटें जीती, बहुमत से 4 कम। इस बार पहली बार हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव अभियान को एक चेहरे के तौर पर अगुवाई किया, मुख्यमंत्री के तौर पर, अपने नाम पर, अपने दम पर। और बीजेपी को मिली 82 सीटें, इस सदी में किसी एक पार्टी का सबसे बड़ा आंकड़ा। उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड 78 को भी पीछे छोड़ दिया, वही 78 जो उन्होंने कांग्रेस के लिए जीते थे। जरा स्ट्राइक रेट देखिए, 91%। बीजेपी ने 90 सीटें लड़ी, उनमें से 82 जीती। और अगर आप एनडीए का आंकड़ा गिने, यानी 102, क्योंकि याद रखिएगा पूरे एनडीए अभियान की जिम्मेवारी हिमंत के कंधों पर थी, तो असम में आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1972 में कांग्रेस ने 126 में से 95 जीती थी। तो सीधे शब्द में कहूं, हिमंत ने 25 साल के अपने अपराजय राजनीतिक सफर का सबसे शानदार प्रदर्शन कर दिया। बीजेपी असम में इतनी आसानी से क्यों जीती, इस पर हम घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, इस जीत के केंद्र में हिमंत है, जैसे पिछले 25 साल के हर असम चुनाव के केंद्र में रहे। तो आखिर वो खास क्यों है? नमस्कार, मैं हूं कौशिक डेका और आप देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट विद केडी। हर एपिसोड में मेरी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाऊं खबर के पीछे की खबर, वो पूरी पृष्ठभूमि जो आपको समझने में मदद करे कि हमारे आसपास असल में हो क्या रहा है। तो आइए लौटते हैं अपने सवाल पर, हिमंत तो आखिर खास क्यों है? और इसे कहने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो किसी मशीन की तरह काम कर सकते हैं, इंसान की हद से कहीं आगे। उनके काम के घंटे और काम की रफ्तार राजनीति में बहुत कम लोगों से मेल खाती है। उनके पास राजनीतिक समझ है, मैनेजमेंट स्किल है, ये सब ठीक है, लेकिन कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो दिन में 18 से 19 घंटा काम करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूरे प्रशासन में सबसे ज्यादा घंटे वही लगाते हैं। उनका दिन सुबह 7 बजे शुरू होता है और खत्म होता है रात को 3 बजे। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, अफसरों, मंत्रियों, पार्टियों, कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं। इसके बाद नाश्ता मतलब चाय और एक बिस्किट, बाद में थोड़े फल। एक ही भारी मील खाता है वो पूरे दिन में। शाम को लगभग 6 बजे जब ऑफिस से घर पहुंचते हैं, एक असमिया थाली मछली के साथ। रात 12 बजे उनके घर जाइए तो आप पाएंगे कि अफसर बैठे हुए फाइलों के अंबार के साथ क्लियरेंस के लिए। उसे पेंडिंग फाइल बिल्कुल पसंद नहीं है और हर फाइल वो बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि यह भगवान की देन है। एक पन्ने पर नजर दौड़ाएंगे और तुरंत आंख गलती पर रुक जाएगी अगर कोई गलती है तो। अफसर बताते हैं कि वो छोटी सी छोटी गलती पकड़ लेते हैं जो ज्यादातर लोगों से छूट जाती है। उनकी याददाश्त भी बहुत तेज है। एक बार कोई नंबर फाइल में आ जाए या सिर्फ बातचीत में बोल दिया जाए, उन्हें याद रहता है। बाद की किसी बातचीत में, चाहे वो 1 साल बाद हो, अगर वो नंबर बदल जाए तो वो तुरंत याद दिला देंगे
कि पिछली बार वो नंबर क्या था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मार्च 2022 की बात है। असम सरकार ने केंद्र की हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड से 2 बंद पड़ी पेपर मिल खरीदी, एक मोरीगांव में और एक कसार जिले में। कीमत 375 करोड़ रुपए। अब आप पूछेंगे कि असम सरकार बंद पड़ी पेपर मिलों पर पैसा क्यों खर्च करेगी। और दूसरी बात, मिल के मजदूरों के मुआवजे और पुनर्वास पर कोई साफ तस्वीर नहीं थी। मजदूर नौकरी खो चुके थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस वक्त लग रहा था कि सरकार एक महंगा सफेद हाथी खरीद रही है। यही वजह थी कि पिछली सरकारें इन मिलों पर कोई फैसला नहीं ले रही थी। विपक्ष के कई नेता अक्सर ये शिकायत करते हैं, आपने सुना भी होगा, कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक लैंड शार्क है, जमीन की शिकारी है। वो बिल्कुल गलत नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा वाकई एक लैंड शार्क है। इस पेपर मिल डील में हिमंता ने जो देखा वो था 1550 एकड़ की जमीनी सौदा। दोनों मिलें इतनी जमीन पर बैठी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा को पता था कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर बोली नहीं लगाएगा, खासकर जब मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए असम सरकार जानती थी कि बिडिंग में कोई कंपटीशन नहीं होगा, मतलब सस्ता सौदा। लेकिन मजदूरों के मुआवजे का फैसला अब भी सुलझाना था और इसके लिए कई विभागों के बीच तालमेल चाहिए था। तो हिमंता ने एक शाम धरने पे बैठे मजदूरों के नेताओं को और हर जरूरी विभाग के अफसरों को अपने ऑफिस बुलाया। संयुक्त बैठक शाम 5:30 बजे शुरू हुई और खत्म हुई कब? अगली सुबह 6 बजे, सबके सहमति के साथ और एक रोड मैप के साथ कि आगे करना क्या है। असम सरकार दोनों मिलों की मालिक बन गई और उससे ज्यादा अहम बात यह है कि 1550 एकड़ जमीन की। आज उसी जमीन के 550 एकड़ पर जहां मोरीगांव का पेपर मिल हुआ करती थी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 27,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर फैसिलिटी खड़ी है। बहुत से अफसरों ने हिमंता को आगाह किया था कि इन मिलों को मत लीजिए, लेकिन उनका अपना ही प्लान था और उन्होंने उसे जल्दी से लागू भी कर दिया। फाइलों को टेबल दर टेबल नहीं घूमने दिया, सबको एक साथ बिठाया, आमने सामने बात कराई और मसले वही सुलझा दिए। अब चलिए वापस 2020-21 में। याद है कोविड के दिन? तब हिमंता बिस्वा शर्मा स्वास्थ्य मंत्री थे। हर क्वारंटाइन सेंटर, हर कोविड फैसिलिटी, यहां तक कि अंतिम संस्कार तक खुद जाकर देखते रहे, कभी पीपीई किट में और कभी सिर्फ मास्क पहनकर। पूरे राज्य में लगातार घूमते रहे, ये पक्का करते हुए कि प्रोटोकॉल का पालन हो, संक्रमण फैले नहीं। रात को घर लौटकर भारत और विदेश के एक्सपर्ट डॉक्टरों से वो बात करते थे, आईपैड पर वायरस पर ताजा अपडेट लेते थे। कोविड के फैलाव रोकने में असम देश के सबसे बेहतर राज्यों में रहा। आज अगर लोग उन्हें छूने के लिए दौड़ते हैं तो इसलिए क्योंकि वो उस वक्त वहां थे, उनके साथ, उनके बीच, हर एक दिन, उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संकट के दौरान। भारत में कई मुख्यमंत्रियां बेनिफिशियरी स्कीम चलाते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी चलाते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी स्कीम चलाने वाले हर मुख्यमंत्री के पास लोग इस तरह नहीं दौड़ते, हाथ पकड़ने नहीं आते या उनको छूने नहीं आते। और जब हिमंता बिस्वा शर्मा लोगों के बीच होते हैं, वो हर प्रोटोकॉल को साइड में रख देते हैं। वो J+ सिक्योरिटी वाले हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं चाहिए जो टेस्ट ना हुआ हो, लेकिन वो सब खाते पीते हैं जो लोग उन्हें देते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा भी था ये बात कि ये जोखिम भरी बात है, लेकिन वो सोचता है कि ये जोखिम लेने के लायक है, क्योंकि वो चाहता है कि मुख्यमंत्री का पद आम लोगों के लिए दूर की चीज ना रहे। ये उनका लॉजिक है, सही गलत मैं नहीं कह सकता। वो अपने काफिलों में एम्बुलेंस तक नहीं रखते, जैमर भी नहीं, J+ सिक्योरिटी के बावजूद भी काफिले में सिर्फ 6 गाड़ियां रहती है। जोखिम उठाने की यह आदत हिमंता की राजनीति का पुराना हिस्सा है। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया था।
असम आंदोलन के एक सिपाही के तौर पर। वो आंदोलन जो बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए चल रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, अवैध बांग्लादेशियों से उनका मसला, जिन्हें असम में मियाँ कहा जाता है, बचपन से ही चला आ रहा है। बच्चे के तौर पर वो आसानी से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को चकमा दे जाते थे। किसी को शक नहीं होता था कि एक बच्चा आंदोलनकारी हो सकता है। वो संदेश और जरूरी जानकारियां एक नेता से दूसरे नेता तक पहुंचाते थे। फिर आया 1996। 1996 में जब हिमंता विश्व शर्मा ने अपना पहला चुनाव लड़ा तो जालुकबारी से खड़े हुए सामने थे एजीपी के भृगु कुमार फुकन। और फुकन कौन थे? फुकन असम आंदोलन के दिनों में उनके गुरु हुआ करते थे। जब हिमंता विश्व शर्मा दुविधा में फंसे कि फुकन के खिलाफ चुनाव लड़े या नहीं, तो उनकी मां ने याद दिलाया कि कर्तव्य के लिए तो अर्जुन को भी द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ना पड़ा था, और वो पहला चुनाव गुरु के खिलाफ वो हार गए। लेकिन अगले 5 साल हिमंता विश्व शर्मा ने जालुकबारी को अपना घर बना लिया। फिर 2001 में वो जीते और तब से हार का चेहरा नहीं देखा। हार का चेहरा इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि चुनावी मौसम में उनकी मेहनत और बढ़ जाती है। 2011 में मैंने उन्हें असम घूमते हुए देखा जब वो एक ड्रिप पर था। चुनाव अभियान के दौरान उनका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है। 5, 6, 7 रैलियां, रोड शो। इसका मतलब होता है लगातार भाषण, नाच गाना। आप उन्हें आजकल मंच पर डांस करते हुए बिल्कुल देखा होगा, हर रैली में आजकल करते हैं। शाम को सारी रैलियां खत्म होने के बाद जब वो गुवाहाटी लौटते हैं दिन भर की मुहिम के बाद, वो रणनीति के बैठकों में बैठे रहते हैं सुबह तक और हर आखिरी बारीकी को खुद देखते हैं। मतलब वो रात को 2 बजे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की रैली के मैदान पर पहुंच सकते हैं, सिर्फ ये देखने कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इस चुनाव में मैंने उनके साथ 2 दिन यात्रा किया था। नलवारी में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैंने उन्हें एक चलते हुए जीप के ऊपर खड़ा देखा। 14 घंटे से ज्यादा उन्होंने सुबह 8:30 बजे से शुरू किया था, खत्म किया रात को 10:30 बजे, बिना कोई लंच ब्रेक के, सिर्फ फल और स्प्राउट्स खा के और डाइट कोक पी के। यात्रा के दौरान पूरे 14 घंटे वो लोगों की तरफ हाथ हिलाते रहे बिना रुके। लोगों ने उनका हाथ पकड़ा, चॉकलेट थमाई, आइसक्रीम, जो भी उनके पास था खिलाने के लिए। उनके हाथों पर खरोंचों के निशान थे हर तरफ, क्योंकि एक बार लोग हाथ पकड़ लेते थे तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी जीवित सितारे के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी सिवाय शाहरुख खान के। लोगों के साथ ये लगातार संपर्क उन्हें एक और चीज देता है, वो आंखें पढ़ने लगे हैं। कई बार जब मैं उनके साथ चुनावी सफर पर रहा, उन्होंने मुझे बताया एकदम ठीक ठाक, कहा कि उन्हें कहाँ वोट मिलेंगे और कहाँ नहीं मिलेंगे। उन्हें 10 लोगों की भीड़ दिखा दीजिए जो उनकी तरफ देख रही हो और वो बता देंगे कौन उनको वोट देगा और कौन नहीं। इस बार जब हम टीओक कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंचे अभियान के आखिरी दिन, कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिमंता विश्व शर्मा से कहा कि टीओक बीजेपी के लिए ठीक नहीं दिख रहा है। रैली के बाद जब हम चौपर तक वापस आ रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि टीओक में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। मैंने पूछा, आप कैसे बोल सकते हो? किसी कार्यकर्ता ने ऐसे नहीं बताया। उन्होंने मुझे बाहर देखने को कहा, हर उस आदमी को देखने को जो हमारी गाड़ी की तरफ देख रहा था। और फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि उनकी आंखों और शरीर की भाषा में क्या फर्क है। अब बिना लाइव डेमो के यहां तो मैं वो फर्क नहीं समझा सकता हूं, लेकिन फर्क था अगर आपको पढ़ना आता हो। उनके लिए हिसाब सीधा है, अगर पॉजिटिव संकेत नेगेटिव संकेत से ज्यादा है तो वो सीट अच्छी है, वहां से जीत सकते हैं। लोगों के नफ्स पढ़ने की इस काबिलियत ने हिमंता को एक तरह से सेफोलॉजिस्ट बना दिया है। 2013 में जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा, जब हर कोई उन्हें 2-3 सीट दे रहा था, हिमंता विश्व शर्मा ने फोन करके मुझे कहा कि आप सरकार बनाएंगे। मैंने पूछा, ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप तो दिल्ली में हो भी नहीं। तो उन्होंने उल्टा सवाल किया मुझसे,
तुमने आखिरी बार दिल्ली में बस या मेट्रो से सफर कब किया था? मैं चुप हो गया। फिर मुझे समझ आया कि क्यों वो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद दिल्ली के वसंत कुंज में फल वालों से संतरे खरीद के फुटपाथ पर बैठ के फिर संतरे के छिलके हटाते हुए उस फल वाले से उसकी जिंदगी के बारे में बात करते थे। 2014 में उन्होंने मुझे बताया कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 275 से 300 के बीच सीट मिल सकती है। 2015 में जिस दिन बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, उसी दिन उन्होंने कहा कि आप दिल्ली का चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। असम तो छोड़िए, बंगाल पर भी वो सही साबित हुए। चुनाव नतीजा आने के 2 दिन पहले उन्होंने कहा 190 से ऊपर बीजेपी को सीट मिलेंगे, बट एक कैवियट भी दिया था कि बंगाल का हर बूथ वो उस तरह से नहीं जानते जैसे वो असम के जानते हैं, तो शायद बिल्कुल वो सटीक नहीं होंगे पर रेंज में रहेंगे, और रेंज में वो बिल्कुल था। ऐसी प्रेडिक्शन इसलिए मुमकिन है क्योंकि उनके पास एक बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। ये कोई दूर के गांव में बैठा किसान हो सकता है, कोई बड़ा उद्योगपति हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, कोई जमीनी पार्टी कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये सब उन तक एक व्हाट्सएप मैसेज से पहुंच सकते हैं। जब वो वापस कॉल करते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, सवाल पूछते हैं। मकसद होता है जानकारी इकट्ठा करना। कई बार उन्हें जानकारी ढूंढनी ही नहीं पड़ती, जानकारी खुद उन तक पहुंच जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असम में जब चल रहा था, उत्तर भारत के एक राज्य के कुछ कांग्रेस नेता असम पहुंचे एक गंभीर मामले पर राहुल से मिलने, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 मिनट का वक्त मिला। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे ये नेता इसी बात पर भड़ास निकाल रहे थे। लाउंज में मौजूद किसी ने पूरी बातचीत हेमंत तक पहुंचा दी। यही वजह है कि वो उन लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करते जिनके पास कोई जानकारी नहीं है या जो जानकारी देने को तैयार नहीं है। ये एक वजह है कि वो मुझसे फोन पर बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे अंदर के पत्रकार लगातार अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश करता है, ना कि जानकारी देता है जो वो शायद कभी देना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो आपको कोई खास सूचना दे रहे हैं तो यकीन रखिए वो चाहते हैं कि ये खबर बाहर आए। इस चुनाव में मैंने एक बार उन्हें किसी जानकारी के लिए कॉल किया। हमेशा की तरह वो मेरे सवाल को टाल रहे थे। जब मैंने और कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत को अमेरिका और ईरान के युद्ध की तरफ मोड़ दिया। मुझसे ईरान के बारे में पूछने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। 1 मिनट तक उन्हें ज्ञान देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें जानकारी के लिए कॉल किया था और यहाँ मैं उन्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो मैं रुक गया। मैंने अपना सवाल फिर से पूछा। फिर वो कहने लगा, क्योंकि मेरा चॉपर उड़ने वाला है और मैं तेल की कीमतों के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें ईरान के बारे में पूछा। बाद में बात करते हैं, ऐसे कह के वो निकल गए। मेहनत के अलावा एक और चीज हिमंता विश्व शर्मा को अलग बनाती है, नैरेटिव सेट करने की या अपने हाथ में लेने की उनकी कुव्वत। जो कुछ वो करते हैं वो हमेशा उसी मकसद के लिए नहीं होता है जो ऊपर से दिखता है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस के 2 नेताओं को बीजेपी में लाना। चुनाव के कुछ दिन पहले भूपेन बोरा और प्रद्युत बरदलोई की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के दिनों में इनमें से कोई हिमंत का दोस्त नहीं था जब वो सब इकट्ठे कांग्रेस में हुआ करते थे। बरदलोई तो खास तौर पर उनके खिलाफ रहते थे और इनमें से कोई भी नेता बहुत बड़े वोट बैंक वाला नेता नहीं है। फिर भी हिमंत ने उन्हें बीजेपी में स्वागत किया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये इमेज बनानी थी कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। जब इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी तो हिमंत ने इल्जाम लगाया कि रॉकीबुल हुसैन के वजह से इन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। नैरेटिव सेट किया कि कोई भी इज्जतदार हिंदू कांग्रेस में नहीं टिक सकता है और इस नैरेटिव का असर भी हुआ। कांग्रेस लगभग हर हिंदू सीट से साफ हो गई। उन्होंने 19 में से 18 सीट मुस्लिम बहुल इलाकों से जीती। इसी तरह उन्होंने अचानक कैंपेन के दौरान आरोप लगाया कि कुंकी चौधरी की मां गोमांस खाती है। कुंकी चौधरी 27 साल की विपक्ष की एक नई उम्मीदवार थी। पूरा राज्य अचानक इस सांप्रदायिक मुद्दे पर बहस करने लगा। एक मुख्यमंत्री एक नए चेहरे को
निशाना बना रहे हैं। ये ठीक वही था जो हिमंत चाहते थे। कुंकी, जिसकी अपनी सीट से जीतने की कोई खास संभावना नहीं थी, अब विपक्ष का चेहरा बन गई थी और मुद्दा बन गया था गोमांस। हिमंत बिश्व शर्मा के भाषा पर भी सवाल उठाए जाते हैं और मैं उनकी टूटी फूटी हिंदी या अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं। उन पर अक्सर असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाता है, अभद्र भाषा। आपको याद है, खेरा का पेड़ा बनाऊंगा, खेरा को पेलूंगा। ये हिमंत की कमजोर नस है। जो लोग उन्हें सालों से जानते हैं वो आगाह करते रहे हैं कि ये जुबान का फिसलना, चाहे जानबूझकर हो या ना हो, एक दिन उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन उनका अपना ही एक तर्क है। उनका मानना है कि लोग उस नेता पर भरोसा करते हैं जो जनता की भाषा बोलता है, जो बोल दिखता है। खेरा को पेलूंगा इरादा दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये बात मैं खेरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा हूं कहने से कहां जल गई। लेकिन इससे एक और चीज होती है, बहस की दिशा भटक जाती है। कुछ साल पहले कॉटन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने, यानी वही कॉलेज जहां से शर्मा और मैं दोनों पढ़े हैं, कहा था कि उन्हें शर्म आती है कि शर्मा उनके कॉलेज के स्टूडेंट थे। जब रिपोर्टर्स ने सीएम से इस बात पर पूछताछ की तो उनका जवाब था, ये माल कहां से टपका। अचानक कोई प्रोफेसर के तर्क पर ध्यान नहीं दे रहा था। कोई पूछ नहीं रहा था प्रोफेसर को शर्म क्यों आती थी। असम शर्मा की भाषा पर बहस करने लग गया। यही बात खेरा के मामले में भी हुई। खेरा को पेलूंगा, खेरा का पेड़ा, ये सब कहकर हिमंत ने इसे कॉमेडी शो बना दिया। मेरे लिए हैरानी की बात नहीं है, उनकी पत्नी 2 न्यूज चैनल चलाती है और जैसा एक पूर्व संपादक ने अपनी किताब में लिखा है, हिमंत एक अच्छे न्यूज एडिटर भी है। उन्हें पता है कि कौन सी खबर किस तरह काम करेगी। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा की एक बड़ी कमजोरी भी है, पीछे हटना उन्हें आता ही नहीं, जब जरूरत पड़ता हो तब भी। जब हमने उनसे बीजेपी हैंडल की उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछा जिसमें वो गौरव गोगोई के बगल में खड़े एक मुस्लिम दिखने वाले शख्स पर बंदूक तान कर खड़े थे, तो माफी मांगने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक ही गलती हुई, वो लिखना भूल गए कि वो मुस्लिम दिखने वाला आदमी एक बांग्लादेशी था। ये वो चीज है जिन्हें तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये संवैधानिक तौर से सही नहीं है। लेकिन शर्मा को पता है कि तर्क और राजनीति हमेशा एक ही गाड़ी पर में सफर नहीं करते और इसी बात का फायदा भी उठाते हैं। लेकिन क्या वो वाकई मुस्लिम पर निशाना साधना चाहते हैं, जैसा उन्होंने उस सोशल मीडिया पोस्ट में किया? क्या वो वाकई सांप्रदायिक है? मैं इसका जवाब थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। उनकी पत्नी की 2 चैनलों के संपादक मुस्लिम हैं, उनके एक ड्राइवर मुस्लिम है, उनकी करीबी टीम में कम से कम आधा दर्जन मुस्लिम है और असम में बहुत से मुस्लिम हैं जो उनके पक्के समर्थक हैं। हो सकता है वो बीजेपी का समर्थन ना करे, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के लार्जर नैरेटिव को देखा जाए, बीजेपी के बड़े एजेंडे के हिसाब से हिमंत उस नैरेटिव को मानते हैं जिसमें बाबर खलनायक है और भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोई असल में हिंदू था। वो धार्मिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। अपना दिन श्रीमंत शंकरदेव की लिखी एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। मुझे याद है एक बार वो मुझे दिल्ली के छतरपुर मंदिर ले गए थे। वो मेरे घर के बहुत करीब है वो मंदिर, पर मैं कभी गया नहीं था। हम एक कोने में फर्श पर बैठे हुए शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आम भक्तों की तरह। उस शाम उन्होंने मुझे शक्ति और ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझाया, एक बड़ी ताकत के सामने सरेंडर करने की अहमियत, समर्पण की अहमियत। फिलहाल उन्होंने खुद को बीजेपी के सामने समर्पण किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमित शाह उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन मोदी नहीं करते। जो लोग बीजेपी के मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को जानते हैं वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गलत तरफ रहकर लंबे समय तक टिकना नामुमकिन है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री भी असम के मुख्यमंत्री को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए नहीं कि वो हिंदुत्व के कट्टर है, इसलिए नहीं कि वो खेरा को पेड़ा बनाएगा कहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कारगर है, नतीजे लाते हैं, परफॉर्मेंस देता है। हिमंत बिश्व शर्मा हर जिम्मेवारी में पूरा जोर लगाते हैं, चाहे वो किसी केंद्रीय योजना को लागू करना हो
या महाराष्ट्र गोवा की सरकार गिराने जैसा बैकडोर ऑपरेशन चलाना हो। यही वजह है कि वो हर उस बॉस के सबसे चहीते रहे हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। भृगु कुमार फुकन, पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया जिन्होंने उन्हें कांग्रेस में लाए थे, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और अब मोदी शाह। जैसा मैंने शुरू में कहा था, यही है हिमंता की कामयाबी का राज, इंसानी हद से परे मेहनत करने की कुव्वत और नतीजे लाने की। धन्यवाद। आप देख रहे थे कॉन्टेक्स्ट विद केदी। अगले एपिसोड से फिर मिलेंगे।